नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। पीएम मोदी ने अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखा गया, लेकिन बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति के नुकसान भी देश के लोगों को समझाने में सफल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। परिवारवादी दल लोकतंत्र के बड़े दुश्मन हैं। परिवारवादी पार्टियों ने युवाओं को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ विश्वासघात किया है। परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी एक अकेली पार्टी है जिसने आवाज बुलंद की और आज देश भी परिवारवादी पार्टियों को समझ रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी का यह संघर्ष आगे भी निरंतर जारी रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। पीएम मोदी ने अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखा गया, लेकिन बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है। आगे प्रधानमंत्री ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति लोगों को समझाने में सफल रही। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने देश को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। परिवारवादी दल लोकतंत्र के बड़े दुश्मन हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता का जिक्र करते हुए की। इसके बाद पीएम ने देश की आर्थिक स्थिति, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई, सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस समेत राज्यों में अन्य विपक्षी दलों के परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने दलों को लोकतंत्र का दुश्मन से लेकर संविधान को नहीं मानने वाला तक बताया। पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद को लेकर कहा कि ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हों, लेकिन परिवारवाद के तार जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्तर पर और अलग अलग राज्यों में कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह
परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा है। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। भाजपा की नेक नियत, नेक इरादों से किए जा रहे कार्य, उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है, भाजपा का विजय तिलक करने के लिए सबसे आगे हमारी माताएं बहनें आती हैं। ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है, एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। देश ने महिलाओं को नए अधिकार दिए, सुशासन और कड़े कानूनों से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता, गैस, बिजली, राशन की चिंता, इनके जरिए देश ने उनका जीवन का साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने सेचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है।
सेचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना, यही तो है सबका साथ सबका विकास। चलिए, परिवारवाद के इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिलीप यशवर्धन जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और हरमेल केसरी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शुभेंदु जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर आज बड़ा संदेश तो दे ही गए, साथ ही विपक्ष की क्लास भी लगा ली। सर, परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी कितनी अछूती है? देखिए, आज तक आजादी के बाद कांग्रेस के कितने लोग एक परिवार से नहीं थे। मैं अध्यक्षों की बात कर रहा हूं। और इसी तरीके से भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, जब से वो जन्मी है उसका अध्यक्ष पद जिसके पास 100% पावर रहती है वो एक परिवार का है। एग्जाम्पल के तौर पर सपा, उसके अध्यक्ष मुलायम सिंह थे। उसके बाद जब वो बीमार हो गए, जब वो ज़्यादा राजनीति नहीं कर सकते थे, तो उनके बेटे को मिला और फिर उसके बेटे ने बाकी सभी चाचा भाई, नाना भाई, जितने दूर के रिश्तेदार थे, सबको उत्तर प्रदेश के कोई ना कोई दायित्व दे दिया गया। कोई ना कोई मंत्री बना दिया गया, किसी को सांसद भेज दिया गया, किसी को आयोग में चेयरमैन बना दिया गया। लालू यादव जी की पार्टी देख लीजिए, उन्होंने एक पार्टी बनाई और उनके बच्चे उसको चला रहे हैं। कोई भी पार्टी, मैं इस समय पर शिवसेना की बात कर लीजिए, जब से ये पार्टी बनी है एक ही परिवार का वो है। पवार साहब की पार्टी देख लीजिए, एक पार्टी जब बनी है तब से उनका परिवार ही उसको चला रहा है। अब आप पार्टी का भी ले लीजिए, आप पार्टी को जो बनाने वाले लोग हैं वो केजरीवाल है, अभी बच्चे उनके बड़े नहीं हुए, और उनके खुद आप पार्टी के का जो जिसमें उनकी पार्टी का नियोजन किया गया है उस पर लिखा गया है कि उसके आजीवन संयोजक केजरीवाल ही रहेंगे, कोई और नहीं आ सकता। हमारा अगला अध्यक्ष कौन होगा ना प्रधानमंत्री को मालूम है, ना हमको मालूम है, ना अमित शाह जी को मालूम है, ना किसी को मालूम है। हमारा जो संसदीय दल है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो तय कर देगी कौन अध्यक्ष बनेगा, उसको बना दिया जाएगा। अब आप कहोगे एक आध एग्जाम्पल लाके कि साहब राजनाथ जी का लड़का भी MLA है, कल्याण सिंह जी का लड़का भी कहीं MLA है। भाई, कल्याण सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर थे तो उनका लड़का चीफ मिनिस्टर नहीं बना। जब किसी परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का कोई मजबूत पदाधिकारी होता है तो उसका परिवार भी पूरा जुटा रहता है और उनको भी अधिकार है एक कार्यकर्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में रहना, पर अध्यक्ष बनने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसको कहते हैं परिवारवाद। तो मेरा यह सब मानना है, भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का मुखिया कौन होगा ये खुद आज के अध्यक्ष को नहीं मालूम है कि अगली बार कौन अध्यक्ष बनेगा। इसलिए हम कहते हैं बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद से ग्रसित है और भारतीय जनता पार्टी उसमें आपके हिसाब से अध्यक्ष पद ये तय करता है कि परिवारवाद कौन सी पार्टी में है, सांसद और विधायक तय नहीं करते। एक आप देखिए, आप यदि 400 लोग हैं हमारे पार्टी में और उस जो व्यक्ति बहुत बड़ा स्तंभ रहा है उसका कोई बेटा या कुछ वो भी अच्छा कार्य करता है तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में रह सके, पर पार्टी को चलाने वाला नहीं होना चाहिए। पार्टी उसके विषय पर नहीं चलेगी, पार्टी पूरे संयोजन से चलेगी। इसको परिवारवाद कहते हैं।
जी पल्लवी जी। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, परिवारवाद की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है सर? परिवारवाद हर कोई अलग अलग चश्मे से देख रहा है, तो आपका चश्मा क्या दिखा रहा है? की बातों से बहुत हद तक सहमत हम्म। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि परिवार के कुछ पार्टी के कुछ नेताओं के कोई बच्चे अगर राजनीति में आ गए, विधायक या सांसद बनते हैं तो उसको परिवारवाद कहता है। और ये जो क्रांति जी कह रहे थे कि जैसे समाजवादी पार्टी है, आप देख लीजिए अध्यक्ष या तो मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद अखिलेश यादव जी बन गए। अखिलेश यादव जी ने सरासर की राजनीति बिल्कुल नहीं करी, उनको राजनीति बिना करनी। कांग्रेस को देख लीजिए, उसी परिवार में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, सारे लोग के पास वो इनहेरिट होकर के चली आ रही है। तो ये जैसे संपत्ति होती है, वो संपत्ति इनहेरिट होकर के नीचे के लोगों का सक्सेशन के थ्रू चली जाती है। ऐसा ही राजनीति में हो रहा है। लेकिन वाकई में भारतीय जनता पार्टी में ये सक्सेशन की प्रकार नहीं, यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग पदाधिकारी बनाए जाते, और ये वाकई में नहीं तय होता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। ये सही है कि बहुत सारे ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, उनके बेटे आज राजनीति में हैं, लेकिन वो राजनीति में कार्यकर्ता बन करके वहां तक पहुंचे। अगर पंकज सिंह, राजनाथ सिंह की बात करी जाए, पंकज सिंह अगर विधायक बने, पिछली बार विधायकी का टिकट मिला, तो पंकज सिंह को सीधे विधायकी का टिकट नहीं मिला था। पंकज सिंह के संगठन में बहुत दिनों तक काम किया, बहुत दिनों तक पार्टी की सेवा करी, तब जाकर के टिकट मिला। और इस बार दोबारा मिला क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस है और इस बार उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। तो ये रिकॉर्ड पिताजी के नाम पे कायम नहीं हो रहा है, ये रिकॉर्ड किसी राजनाथ सिंह जी के नाम पर कोई वोट नहीं दे रहा है। ये उनकी अपनी पकड़ है, अपनी पहचान है, जनता में अपनी सामंजस्य जिसकी वजह से ये रिपोर्ट मिल रहा है। या और जिन नेताओं के नाम आप ले लेंगे, जैसे अगर आप कांग्रेस की बात करिए तो कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री जी भी अच्छे प्रधानमंत्री रहे देश के, और कांग्रेस में अच्छे पद पे भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनके दोनों बेटे, उनका कांग्रेस में आरपीएस में कोई अस्तित्व नहीं। एक तो कांग्रेस में है, दूसरे कांग्रेस में है भी नहीं। उनका सुनील शास्त्री जी का कांग्रेस में आज कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं। तो वो भी तो कांग्रेस में थे, उनको भी तो पद दिया जा सकता था, सब नहीं दिया गया। बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन एकलवाद का स्थिति है। आम आदमी पार्टी का जिस एग्जाम्पल ने दिया, मैं उस पर थोड़ा सा इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आज ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि नई पार्टी है और उसको जमाने वाले केजरीवाल जी ही हैं, तो हो सकता है कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही वो पार्टी आगे काम करेगी। केजरीवाल जी खुद अभी 54-55 साल के हैं, बहुत बूढ़े नहीं कहे जाएंगे। बस उन्हीं के मार्गदर्शन में वो पूरा उन्हीं का क्रिएट किया हुआ जो भी है, और उन्हीं के स्ट्रेटेजी के हिसाब से दिल्ली से निकल के वो पंजाब तक पहुंचे हैं। तो वो एक लीडर को चाहिए होता है, वो लीडर की क्वालिटी अगर अभी केजरीवाल जी में है तो केजरीवाल जी को लीड करेंगे। इसको परिवारवाद नहीं कहा जाएगा, ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं। अगर ये परिवारवाद की परिभाषा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है, क्योंकि शुरुआती दौर में 4-5 नेता थे, उन्हीं लोगों ने जनता पार्टी को किया। अटल जी की बात कर लीजिए, चाहे आडवाणी जी की बात कर, अटल आडवाणी जो एक ही नाम दिए जाते थे पहले, और आज की डेट में मोदी जी और शाह जी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में योगी जी कहा जाता है। तो अगर लीडरशिप को परिवारवाद की परिभाषा देंगे तो परिवारवाद है। सुनिए, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है, संविधान में ये कहीं आ रही है तो मेरे डॉक्टर से चली आ रही है, वो चीज नहीं है। मेरा ये कहना है खाली कि पल्लवी जी, मेरा खाली इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये अध्यक्ष हमेशा यही अध्यक्ष रहेगा, जबकि आम आदमी पार्टी के संविधान में ये बिल्कुल नियोजित किया गया है कि इसके राष्ट्रीय संयोजक केवल और केवल केजरीवाल जी रहेंगे। और जब इस बात को झगड़ा हुआ, जो 8-10 लोगों ने पार्टी को चालू किया, तो केजरीवाल जी ने सबको निकाल दिया। योगेंद्र यादव जी से लेके प्रशांत भूषण जी और बाकी बहुत सारे लोग जिन्होंने इस संगठन को बनाया। यही फर्क जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परिवारवाद और एकलवाद दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं। और वो जो एकलवाद है, सुनिए, मैं आपको सुनिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मायावती का कोई बच्चा नहीं। सुनिए, जो यदि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा होता कि केजरीवाल जी अगले 6 महीने साल के बाद जब उनका एक खत्म होगा तो कोई और अध्यक्ष हो सकता है, ये जानबूझ के उनके संगठन के अंदर ये नियोजन किया गया कि जितनी बार भी कोई लोग तो बदल सकते पर केजरीवाल नहीं बदल सकते हैं।
ये नियम है, इसको पढ़िए। मेरा यही कहना है, परिवारवाद तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, साथ में ये विषय को भी जोड़िए। जो एकाध पार्टियां बची हैं जिसमें परिवारवाद नहीं है, तो वहां एकलवाद है। हरवेल केसरी जी, आवाज मिल रही है आपको? 2 मिनट सर एक रिएक्शन ले लेते हैं केसरी साहब का, वो भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास ही। केसरी जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम सुन रही है। बताइए केसरी जी, ये परिवारवाद पर आज हमारी चर्चा चल रही है और परिवारवाद का मतलब तो अब कांग्रेस ही माना जाता है, क्योंकि परिवारवाद के नाम पर आपका वोट बैंक तोड़ने का बहुत काम किया गया। आज आपका ये डिबेट शुरू होने से पहले आपने प्रधानमंत्री जी का जो बड़ा उत्साहित भाषण सुनाया। आज प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी के 42वें जन्मदिन पर बड़े उत्साहित लग रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना, 135-40 साल पुराना इतिहास है। तो जो आज प्रधानमंत्री जी एक परिवारवाद को लेकर जो आपने भाषण सुनाया, उसको लेकर परिवारवाद पर बार बार जो बोल रहे थे, इससे एक बात बड़ी क्लियर छन के निकलती है कि अगर प्रधानमंत्री जी को इस पद से कोई हटा सकता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। वो यही एक परिवार है जो भाजपा को उनकी जमीन दोबारा से दिखा सकता है। तो इसीलिए उनके दिमाग में हमेशा ये खतरा रहता है कि इस परिवार को दबाने का काम लगातार भाजपा अपने कार्यक्रमों में करती रहे। और अब रही परिवारवाद की बात, मैं बता देता हूँ, 139 साल के इतिहास में WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, बाबू राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, ये सब लोग हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनमें से कोई गांधी परिवार से नहीं है। हाँ, ये बात से मुझे पूरी सहमति है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी रहे और श्रीमती सोनिया गांधी जी भी रहे। तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रधान इस पार्टी के 140 साल के इतिहास में रहे, क्योंकि उनके स्वर्णिम काल में 10 साल में यूपीए की सरकार भी रही। ठीक है ना? तो ये बार बार इसी बात को आके कहना कि परिवारवाद है, आप देख लीजिए 140 साल के कांग्रेस के इतिहास में कितने साल गांधी परिवार रहा। अगर उसका आप निकालेंगे तो उसमें शायद 30 बरस निकलेंगे 140 साल के इतिहास में जिसमें गांधी परिवार रहा है। और रही भाजपा की बात, तो भाजपा के लोगों में भी, भाजपा के नेताओं ने भी अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने का काम बड़ी बखूबी से शुरू किया है। उसमें आप हिमाचल से प्रेम कुमार धूमल जी को ले लीजिए, उनका बेटा सेंटर में मिनिस्टर बना, और राजनाथ सिंह जी का बेटा है। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे, सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे जिसमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनका बेटा बीजेपी की सीट से सांसद बने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कैप्टन अभिमन्यु है, वो ताप सिंह वर्मा जी के रिश्तेदार हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी में है। वो सिर्फ परिवारवाद का नाम लेकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दबाने का काम अच्छे से करते हैं, मैं ये भी कहूंगा। अभी जो आपने अभी बताया कि हम लोग भाषण सुना रहे थे प्रधानमंत्री का, वहां पर प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद पर बोल रहे थे सर, कांग्रेस पार्टी का उन्होंने कहीं भी नाम नहीं लिया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर इंगित कर रहे हैं? जब राजनीति समाजवादी पार्टी पर भी इंगित हो सकता है। जब राजनीति में होते हैं तो समझ में सब आता है, कौन कहाँ किसको क्या। समाजवादी पार्टी पर भी तो इंगित हो सकता था ना सर। जब हम राजनीति में होते हैं तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर भी इंगित हो सकता था। बता रहा हूँ आपको कि जब राजनीति में होते हैं समझ में आता है कि कौन सा तीर कहाँ कौन चला रहा है। ठीक है ना? तो वो हम समझते हैं उनको किससे डर है। उनको लालू प्रसाद जी से डर नहीं है, उनको राहुल गांधी से डर है। हाँ, राहुल गांधी जी से डर है। राहुल गांधी की सत्य अहिंसा के रास्ते पे जो चल रहे हैं राहुल गांधी जी, उससे डर है। उनको मालूम है ये लड़का हमें एक दिन हमारी जमीन दिखाएगा, हमें यहाँ से उखाड़ फेंकेगा, इसीलिए हर निशाना उनका घुमा फिराकर राहुल गांधी जी के ऊपर जाता है। और मैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को ही अपनी जमीन दिखाने में लगे हुए हैं, उसका क्या? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। वो जो हमें अपना अध्यक्ष पद फिर वो संभाल के रखते ना सर। उन्होंने किस हिसाब से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? पार्टी का मैटर है। 19 वर्षों तक 2017 तक सोनिया गांधी बनी रही अध्यक्ष के पद पे, उसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया तो उठा के फिर सोनिया गांधी को कमान दे दी गई। और कब से तो हम ही सुन रहे हैं सर कि अभी हम चुनाव करेंगे, पार्टी के अंदर चुनाव होगा। वो चुनाव कब होगा पता नहीं है। कुछ के नहीं करना है। हमारा चुनाव का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, वो सितंबर में पूरा होगा। इसमें हमें किसी से पूछ के नहीं करना हमें कब चुनाव करना है और कब उसकी प्रक्रिया शुरू करनी है। चुनाव चल रहा है, जब कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनेगा वो मीडिया में अपने आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है? आप सिर्फ पिछले 20-30 साल की बात करते हैं। आप 1885 से शुरू कीजिए, जब कांग्रेस के प्रधान बनने शुरू हुए थे। उन लोगों के नाम मैं आपको
आपको मोतीलाल नेहरू के समय से अब पूरा आंकड़ा दूंगी सर। उससे पहले मैं एक बार अवस्थी, एक सेकंड में अवस्थी जी का रुक कर लूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कह रहा हूँ कि 30-35 साल नेहरू परिवार दूंगी ने मैं कांग्रेस के आंकड़ा, प्रधान मैं के दूंगी सर आपको। समय बिताया है। ठीक है, मैं दूंगी आपको आंकड़ा। अवस्थी साहब, गांधी जी ने कहा था कि जब आजादी मिल जाए तो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, नई तरीके से एक पार्टी बनानी चाहिए, पर नेहरू साहब ने वैसा नहीं किया। अब वही कांग्रेस जो ये इतने सालों के पहले की कहानी सुना रहे हैं, आजादी के पहले कुछ भी हुआ हो, पर आजादी के बाद जब ये राज्य को कब्जा कर लिया, इन्होंने भारत को कब्जा कर लिया नेहरू जी ने, और उसके प्रधानमंत्री बने, तो आज तक केवल एक बार हमको याद आ रहा है कि कोई और अध्यक्ष बना होगा, सीताराम जी केसरी, बीच में भी कभी रहा हो तो मालूम नहीं, पर पूरा परिवार का ही वो रहा। और सीताराम केसरी जी को कैसे इन्होंने, सोनिया गांधी जी ने अपने ऑफिस से कुर्ता फाड़ के 4 लोगों ने उनको हाथ से उठाकर और कमरे के बाहर बैठाला था, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो ये कौन सी परिवारवाद नहीं है तो क्या है? और इनको समझ में नहीं आ रहा, ये 1885 में कांग्रेस को जब ए.के. ह्यूम ने बनाया था, उससे जोड़ना चाहते हैं। हम उस कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, जो कांग्रेस आजादी के बाद आया है उसकी बात कर रहे हैं। परिवारवाद अब आया, और ये तो इनको मालूम होगा, सीताराम केसरी जी की कितनी बेइज्जती करी है, वो भी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सोनिया गांधी जी आके कुर्सी पे बैठ गई। इसको कहते हैं, और यदि ये नहीं था तो ये G23 क्या है? उन लोगों का झगड़ा क्या है? यही आपके परिवारवाद का? तो ये समझ में नहीं आता आप कांग्रेस के प्रवक्ता को, और हमको समझा रहे हैं कि राहुल गांधी जी से डर है। उन्होंने केसरी साहब कैबिनेट के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद दिखता है। योगी कैबिनेट पे परिवारवाद के बहुत चेहरे हैं सर। एक बात बता दूं आपको, यदि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस का यदि कोई जीत के आया है तो पंकज सिंह जी जीत के आए। मैं खुद उनके चुनाव प्रभारी था नोएडा में, और इतना ज्यादा नंबरों से जीते, 3.5 लाख वोटों में से 1,82,000 वोटों से जीते, और केवल इस कारण नहीं हुए मंत्री बने कि वो राजनाथ जी के बेटे हैं। यही डिसएडवांटेज है हमारे परिवारवाद का, हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। खाली एक डिसएडवांटेज है कि यदि वो राजनाथ जी के बेटे नहीं होते तो मंत्री बनते। आप बता दीजिए, हमारे टंडन साहब के बेटे इस बार मंत्री नहीं है, किसका बेटा मंत्री में है बताइए? योगी जी के। धूमल जी की जब राजनीति खत्म हो गई तो उनका बेटा अब आया है। कौन सा परिवारवाद है जो इस पार्टी को चला रहा हो एक ही परिवार से, जिस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं? आज नड्डा जी हैं, 3 साल पहले नड्डा जी नहीं थे, गडकरी जी थे, तो कभी राजनाथ जी थे, तो कभी और बहुत सारे लोग थे। खुद नहीं मालूम हमको कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, पर यहां पे कांग्रेस को जरूर मालूम है कि अगला अध्यक्ष गांधी होगा, चाहे सोनिया हो, चाहे प्रियंका हो, या राहुल हो, कोई और नहीं बन सकता। इसको परिवारवाद कहते हैं। यही सपा में है, यही मायावती के साथ है, यही शिवसेना के साथ है, यही जनता दल यू के साथ है, और भी जितनी पार्टियां हैं, जो भी भारत के अंदर पार्टियां हैं, उनके आने वाले जो अध्यक्ष होंगे उसी परिवार से होंगे। मैं अध्यक्षों की बात कर रहा हूं, जिसके पास पार्टी का 99% कंट्रोल होता है। उसके बाद भी ये नहीं कहेंगे कि हम परिवारवाद को नहीं चलाते साहब। ये चुनाव ही नहीं कराया, आज 13 साल से 19 साल से चुनाव होने की कोई जरूरत नहीं थी क्या? कब चुनाव कराया? और जहां बता रहे हैं कि साहब हम चुनाव करा रहे हैं, हमारी प्रक्रिया चालू है। भाई प्रक्रिया कब चालू होगी? 20 साल से प्रक्रिया चल रही है आपकी, तो उसके बाद आपको खराब लगता है कि हम ऐसे बोलते हैं। हम परिवारवादी नहीं है। प्रधानमंत्री को डर है राहुल गांधी से, ऐसा केसरी साहब का कहना है। ये तो मजाक कर रहे हैं लगता है। आज जिन्होंने, आप किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए रास्ते में चलते हुए कि राहुल गांधी जी को से कहीं मोदी जी को डर लगता है क्या, तो जवाब दे देगा आपको, और हमको देने की जरूरत नहीं। दिलीप यशवर्धन जी, आपको गांधी से ही डर है, आपको गांधी से ही डर है, इसीलिए आप बार बार चुनाव प्रक्रिया हमारी अध्यक्ष हमने चुना है। भाजपा वालों को पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही।
क्या हो रहा भाई है जिस अवस्थी जी? विषय पर आज डिबेट हो रही है उस पर जवाब तो मैं दूंगा, आप अपना जवाब दे दो। अब मैं दे रहा हूँ भाजपा जवाब, वालों सुनिए को या फिर किसी को आप बोलने का जवाब जरूरत सुनिए नहीं फिर। है। आपने सीताराम केसरी जी के आपको बारे यदि में परिवारवादी बड़े नहीं हो, अच्छे से आप बताया, सीताराम सहर्ष केसरी जी के स्वीकार बारे करो में कि हम आपने बड़े अच्छे परिवारवादी से हैं। बताया है। लेकिन मैं आप बता बोलो ना देता इसमें। हूँ, आपके जो मार्गदर्शक थे नरेंद्र मोदी जी के, आज वो पता नहीं कौन से बंगले में बैठे हैं, उनके बारे में कोई हालचाल पूछने जाता या नहीं जाता। जिनकी राजनीति जब तकरीबन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म कर दी थी गोधरा कांड में, तब अडवाणी जी ने उनको बचाया। तो अडवाणी जी के बारे में पूछने के लिए आज क्या कोई जाता है? इस तरह से धक्के मार के उनको प्रधानमंत्री पद से दूर कर दिया ये गया। परिवारवाद आपके आखिरी का बारे में विषय तस्वीर ना कोई आज। देखी थी विचार सर रखेंगे? आपने, जब वो आशीर्वाद लेने के लिए गए थे प्रधानमंत्री मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी का। आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन धक्के मार के निकाला भी था ना। बनना तो प्रधानमंत्री कब? आडवाणी जी को चाहिए था, लेकिन धक्के से आके अपने गुरु के सामने आके खड़े हो आपके गए। तो देखिए, तो हमारे ये जो आप लोग अपनी संरक्षक पार्टी हैं वही भाजपा रहेंगे। वालों को चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर देखिए कांग्रेस का प्रधान कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। फिर मैं हमारे कह यहाँ रहा तो हूँ, ये कोई तो हमारा जी, डेमोक्रेटिक राइट हमारा है। हम ABCD मोतीलाल नेहरू जी G23 को तो है बनाए, नहीं। हम नरसिम्हा राव जी को बनाए, हम सीताराम केसरी जी को बनाए, हम लाल बहादुर क्या शास्त्री जी हुआ को तो बनाए, समझिए ना। या हम किसी को भी बनाए, इससे इनका कोई मैटर नहीं है। आप झूठ बोलिए, बिल्कुल नहीं की है शाखाएं चलाएं, साहब। शाखा में झूठ कैसे बोलना है सुनो, उसके बारे में प्रचार कीजिए। चैनलों मैं पर तो झूठ कैसे बोलना है, मैं तो यही झूठ कह रहा को हूँ, बार बार कैसे बोलना है, आपका आप घर का उसके विषय ऊपर आप है। कंसंट्रेट कीजिए। चलिए यशवर्धन जी। आपका घर का विषय है, आप बड़ा सहर्ष स्वीकार करिए कि ठीक है, कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। यशवर्धन जी। हमको कोई दिक्कत हाँ नहीं तो है। आप बोलते रहिए ना, आपको कोई रोक थोड़ी ना है कि अच्छा परिवारवादी चलिए ठीक है पार्टी। सर, आप एक बार बोलते दिलीप जी रहिए, का एक इसी रिएक्शन परिवार ले में लेते आपको हैं। उखाड़ना है, आप चिंता ना करें। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ केसरी जी आपके पास है। दिलीप यशवर्धन जी आवाज मिल रही है आपको? दिलीप जी मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? बताइए सर, और मैं आपसे समझना भी चाहूंगी कि परिवारवाद का ये फैक्टर चुनावों में किस तरीके से काम करता है। किसी भी पार्टी की हार जीत के लिए ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सर? पार्टियों के अध्यक्ष की अलग अलग बातें हैं। जैसे कांग्रेस की बात अगर करी जाए, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की हार का कारण इसमें परिवारवाद भी है। लीडरशिप के ऊपर से कहीं नहीं है, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसमें किसी को करके ग्रुप बना हुआ है, 21 हो गया, 21 को बहुत देना चाह रहा है टीम को, इस नेतृत्व बदला जाए, लेकिन नहीं बदला जा रहा है। तो ये परिवारवाद की ही पूरी पूरी परिभाषा है, और उसका रिजल्ट भी इन्हें देखने को मिल रहा है कि लगातार ये हर प्रदेश में मतलब नेशनल लेवल पर भी घटते चले जा रहे हैं, स्टेट लेवल पर भी घटते चले जा रहे हैं। जहां इनकी मजबूत सरकारें हुआ करती थी, वहां से भी कम होते चले जा रहे हैं। आने वाले राजस्थान के चुनाव है, वहां पर भी देखिए इनका क्या असर हो जाएगा। अगर इतनी गिरावट में इतना 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 डेप्रिसिएशन होने के बावजूद भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी में कहीं ना कहीं खराबी आ गई है, तो फिर दूसरा क्या एग्जाम्पल आप चाहेंगे? ये नेशनल स्तर की पार्टी होते होते आप एक क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी पार्टी हो गए हैं, तो आपको अपने अंदर तो मंथन करना पड़ेगा ना। अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो इंजन बदला जाए। जरूरी नहीं कि वही इंजन लगा करके धक्का मारती हुई गाड़ी चलनी, धक्का मारती गाड़ी बहुत दूर तक नहीं जाती है। और भाजपा में ये चीजें नहीं है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन कुछ बातें सुरेंद्र जी कह रहे हैं जिनको मैं नहीं मानता हूँ कि वो सही कह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पंकज सिंह को मंत्री से जिसमें नहीं बनाए गए वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया। तो इस बात को आप लोग उजागर जरूर कर रहे हैं। पिछली बार टंडन जी के बेटे मंत्री नहीं बने थे ना, इस बार क्यों नहीं बने? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस खराब थी, उनको नहीं बनाया गया। अब आपके साथ हो रहा परिवारवाद नहीं है, तो पिछली बार था, इस बार नहीं है। अगर इस बार नहीं है तो पिछली बार था, तो ये कुछ नहीं है। देखिए, अगर पंकज सिंह मंत्री बनाए भी जाते तो वो अपनी काबिलियत से बनाए जाते। मैं उसको भी परिवारवाद नहीं मानता हूँ। राजनाथ सिंह की वजह से उनको मंत्री नहीं बनाया जाता। जो प्रचंड बहुमत लेकर के वो आए हैं इस क्षेत्र में, प्रचंड हाईएस्ट वोट उनको मिले हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी में, और अब तक मुझे लगता है इतना ज्यादा वोट किसी को नहीं मिला है। वो जनप्रिय है, संगठन में काम किया, तो मंत्री अगर बनाए जाते तो अपनी वजह से बनाए जाते। राजनाथ सिंह की नाम हो सकता है, पिता का नाम तो हमेशा साथ चलेगा, वो अलग नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी वजह से उनको मंत्री नहीं बनाया गया, ये बात मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके राजनीति है और बेटे की राजनीति में है, और आप कहेंगे मौर्य साहब छोड़ के चले गए हैं, उनकी बेटी आप ही के टिकट से सांसद है, आपकी बेटी में सांसद है, वो छोड़ के सपा में चले गए, लेकिन उनकी बेटी भी सांसद है, तो पिता और बेटी दोनों थे, पिता मंत्री थे, बेटी सांसद थी। तो ये भी परिवारवाद है प्रत्येक तरीके से, उनको भी नहीं बनाना चाहिए था। तो आपकी बातें ये सही है संजीव जी कि आपका परिवारवाद वो नहीं चल रहा है जो कांग्रेस में चल रहा है, जो समाजवादी पार्टी में चल रहा है, वो परिवारवाद आपके यहाँ नहीं है। मैं इस बात को पूर्ण कर
और कुछ नाम जो अभी हाल ही में योगी कैबिनेट में शामिल हुए, उसमें कल्याण सिंह के पोते हैं, नितिन अग्रवाल हैं, इन सब के बारे में भी कांग्रेस ने तो सवाल उठाए थे ना कि आप परिवारवाद के बारे में बात करते हैं तो योगी कैबिनेट के बारे में बात क्यों नहीं करते? पल्लवी जी, मैं इसको परिवारवाद नहीं मानता, मैं इसको परिवारवाद नहीं मानता हूँ। परिवारवाद का अब ये अगर मान लीजिए किसी का पिता बड़ा नेता है और भारतीय जनता पार्टी में है, तो उसके बेटे तो राजनीति में आने नहीं चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है? वो राजनीति में आ ही नहीं सकता है। अरे वो राजनीति में अगर आ भी रहा है और वो जनता को फेस कर रहा है, तो वो अपने क्रेडिट को फेस कर रहा है। पिताजी के नाम पर वोट थोड़ी मिल जाएंगे उसको हमेशा। पिताजी को आपका प्रेफरेंस मिल सकता है, मैं ये मानता हूँ। टिकट मिलने में हो सकता है कहीं ना कहीं उसको प्रेफरेंस दे दिया जाए। ऐसे तो जो अभी आप देखिए कि लखनऊ में बहुत चर्चित नेता थे, पश्चिम विधानसभा श्रीवास्तव नाम का सुरेश श्रीवास्तव, उनका बेटा टिकट मांगता रह गया, उसको टिकट नहीं मिला। तो अगर परिवारवाद की बात होती तो उनको तो टिकट चाहिए, जो परंपरागत सीट थी और वो वहाँ के कई बार के विधायक रहे थे, लेकिन उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उसका बेटा राजनीति में सक्रिय नहीं था, संगठन में काम नहीं किया था, इस नाते उसको टिकट नहीं मिला। गोवा में क्या लोग आए हैं, कुछ लोगों को आउट ऑफ टर्न हो सकता है दिया गया, लेकिन इसको आप किसी एक को लेकर के आप पूरी पार्टी को परिवारवाद का इल्जाम लगाए, तो मैं इस बात से सहमत नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप अवस्थी जी? मैंने कहा कि गोवा में हमारे पारिकर साहब के बेटे को टिकट नहीं दिया गया और उसमें भी यही कहा गया कि हमारा किसी का पिता बहुत अच्छा नेता है भाजपा का या नेता था भाजपा का, इस कारण उसके बेटे को टिकट दे दिया जाए जो कार्यकर्ता ना हो। तो पार्टी ने गोवा तक में पारिकर साहब के बच्चे को टिकट नहीं दिया, बेटे को टिकट नहीं दिया। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अनंत कुमार के बेटे को, परिवार को, उनकी पत्नी को, सब लोगों को कहा गया कि उनकी डेथ होने के बाद उनके परिवार में किसी को टिकट दिया जाए, क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, समय से नहीं जुड़े हुए थे और इसलिए पार्टी ने उनको भी टिकट नहीं दिया। तो ये जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि उनके पिता यदि बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं तो यही बेसिस पे उनको टिकट दे दिया जाए या मंत्री बना दिया जाए। परंतु परिवारवाद में चाहे राहुल गांधी सभी सीटें हार जाए, प्रियंका गांधी सभी जगह से हार जाए, कितनी बार सब चुनाव हार जाए, एक भी सीट यूपी में ना मिले, सब सीटों में जमानत जब्त हो जाए, पर वो पद उनका कभी नहीं जाता है। ये राहुल गांधी जी के साथ भी है, इनके साथ भी है, अखिलेश यादव जी के साथ भी है, जयंत चौधरी जी के साथ भी है, जितने लोग हैं आप सबका बात कर लो। मैं तो जो पार्टियों की बात कर लो, आप पार्टी को छोड़ दो, अभी 2-4 साल बनी हुई है, आगे देखेंगे क्या होता है। बाकी सभी पार्टियों में तो यही है। तो मेरा ऐसा मानना है परिवारवाद भारत में जितना अपोजिशन है, अपोजिशन का 99% लोग एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। या उसके यदि साउथ में जाओगे तो वो उनके दामाद थे स्टालिन, तो वो इसके थे, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो मेरा मानना है कि परिवारवाद का जो बात का मोदी जी ने बात कही है वो सही कही है और इन सब लोगों ने इसके कारण अपने एक परिवार में अकूत पैसा इकट्ठा किया है, कभी इत्र के नाम पर तो कभी किसी और के नाम पर, जो चुनाव में दिखता है। ठीक है केसरी साहब, बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं थी सर, अलग अलग पार्टियों के बारे में थी। दक्षिण का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान किया, दक्षिण भारत के राज्यों का। इसके अलावा हमने खुद ने देखा है सर, अभी मायावती और अगर ममता बनर्जी की बात करें, भले ही उन्होंने विवाह नहीं किया तो उन्होंने अपने भतीजों को अपना उत्तराधिकारी बनाया हुआ है। तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखने की होती हैं। देखिए, अगर मैं आपको सही अगर परिवारवाद का उदाहरण दूं ना, सबसे अगर आज देश में सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो आप किसी भी जो थोड़ा सा खेलों में रुचि रखता होगा ना कोई बच्चा, उससे पूछ लीजिए ऐसी कौन सी योग्यताएं थी अमित शाह के बेटे जय शाह के अंदर जो आज वो दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के सचिव बने बैठे हैं। इससे पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान थे नरेंद्र मोदी जी, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उसमें बने फिर अमित शाह, और अमित शाह ने उसके बाद उसी सीट पर बैठाया अपने बेटे को। तो आज पूरे देश के जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि अमित शाह में ऐसी कौन सी योग्यता, अमित शाह के बेटे जय शाह में ऐसी कौन सी योग्यता है कि जो इतने बड़े बोर्ड के वो सेक्रेटरी बने बैठे हैं, और ऐसी कौन सी क्वालिटी थी अनुराग ठाकुर के अंदर। ये सब राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है। जहां जहां भाजपा का जोर चलता है
वहां पे इन्होंने परिवारवाद को पूरा बढ़ावा देने का काम किया है। और रही बात आप और जो साथ में मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं वो फिर कहेंगे कि आपकी पार्टी में राहुल गांधी है, फिर सोनिया गांधी है, फिर प्रियंका गांधी है। हाँ, वो हमारे नेता हैं और मैं फिर से आपके चैनल पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि यही वो नेता हैं जो भाजपा को भगाने का काम इस देश से करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी चाहे दोबारा प्रधान बने, चाहे पहले प्रधान बन चुके हैं, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि परिवारवाद की राजनीति जहां जहां भाजपा का जोर चलता है वहां पूरे जोर से भाजपा परिवारवाद की राजनीति करती है। तो आप ये राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान की मुख्यमंत्री ने कैसे अपने बेटे को एमएलए का चुनाव लड़ाया। कहां पे भाजपा राजनीति परिवारवाद की नहीं करती है। जहां पे उनको मौका मिलता है वो जरूर राजनीति करते हैं। और ये जो G23 के नेता लगातार आपकी ही अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं, उनका क्या सर? G23 के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप अध्यक्ष पद पर कोई और चेहरा लाइए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुन लीजिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, G23 नाम मीडिया के द्वारा दिया गया है। वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनमें से कांग्रेस के मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, कुछ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कुछ NSUI के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी है, ध्यान से सुनना जो मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, किसी को भी बोलने का अधिकार इस पार्टी के अंदर है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो मुझे आपके शायद मेरे प्रवक्ता साथी को पता होगा। प्रधानमंत्री जी के सामने नाना पटोले जी ने खड़े होकर मीटिंग में बोला था, उनसे सवाल किया था। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने नाना पटोले जी को पार्टी से निकाल दिया। आज वो हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी में सबको बोलने का अधिकार है। G23 नाम अगर दिया गया, मीडिया के द्वारा दिया गया, वो हमारी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है। गरीब आदमी की लड़ाई कैसे लड़नी है, इन G23 और कांग्रेस के सभी नेताओं ने वो काम हमेशा किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई, आज मैं फिर मेरी 2 मिनट मुझे दे दीजिए सिर्फ। आज हम डिबेट कर रहे हैं, परिवारवाद के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। पेट्रोल कैसे सस्ता होगा, खाना कैसे सस्ता होगा, चावल कैसे सस्ते होंगे, डीजल कैसे सस्ता होगा, रसोई गैस कैसे सस्ती होगी, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार को सभी दलों के साथ मिलकर मीटिंग करनी चाहिए कि हमें एक आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत कैसे पहुंचानी है, एक आम आदमी की पहुंच तक जरूरी वस्तुएं कैसे पहुंचानी है। इसके ऊपर हमें बैठ के सब लोगों को, उसमें मीडिया भी है, राजनीतिक लोग भी हैं और सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, ताकि हमारे देश में एक आम आदमी अपनी जरूरत का सामान खरीद सके, अपने बच्चों की स्कूल की फीस अच्छे से दे सके। आज ये मसला है देश का मसला ये नहीं है कि किस समझता है सर मीडिया, मुद्दा समझता है सर मीडिया। अभी आपने सवाल तो खड़े कर दिए। आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ चर्चा में, पूछ लीजिए अवस्थी जी से कि कितनी बार मैं महंगाई पर उनके साथ बैठकर चर्चा कर चुकी हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ वो तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आगे भी बढ़ना चाहिए कि ये सामान सस्ता कैसे होगा। हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसके ऊपर डिबेट नहीं रखी अपने चैनल पे, जरूर रखी होगी, उसमें मैं शामिल नहीं हो पाया हूँ, वो बात अलग है। लेकिन आज बड़ा मुद्दा इन चीजों का है। आज हमें अगर 100 बातें सोचनी है तो 90 बातें हमें ये सोचनी है कि ये सब सामान एक आम आदमी की पहुंच तक सस्ता कैसे पहुंचेगा, एक गरीब आदमी के मुंह में 3 टाइम का निवाला कैसे जाएगा। इसके ऊपर आज हम सबको मिलकर कार्यक्रम बनाना चाहिए, अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने एग्जाम्पल दिया था नाना पटोले का। अवस्थी जी, उसी पर मैं आपसे चर्चा आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उस बीच सर मैं याद दिला दूं हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ क्या हुआ था, फिर वो बीजेपी में चले गए, अब उनके साथ क्या हो रहा है ये भी याद रखिएगा। बताइए अवस्थी जी। देखिए, ये जो भी ये नाना पटोले की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव तक बिल्कुल भाजपा से जुड़े रहे। जब उनको पता लगा कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है तो छोड़ के चले गए। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे। संगठन में जो व्यक्तिगत मामलों से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे ही एक नेता, मुझे भी उनका नाम याद नहीं रहा है, आपकी कैबिनेट में मंत्री भी थे, उनको अपनी बेटी बहू सभी के लिए टिकट चाहिए था, सबके लिए चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही थी, छोड़ के चले गए। जो दे रहे होंगे वो चले जाएंगे। ये सब लोग, कुछ ऐसे लोग थे, वो आए थे ऐसे बाहर से, और जब चले गए, जब उनको उनके उद्देश्यों का, पारिवारिक उद्देश्यों का प्राप्ति नहीं हुई। पर अभी जब ये कह रहे थे G23 के लोग हमारे नेता हैं, हमारा बड़ा बहुत क्या कहते हैं, हमने फ्रीडम दे रखी है कांग्रेस पार्टी में, कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अब आप इनसे पूछिए कि जब कपिल सिब्बल जी ने क्वेश्चन पूछा था तो उनके घर के सामने कौन लोग कांग्रेस के नेता लोग गए थे और कपिल सिब्बल का पुतला जलाया था और पत्थर मारा था? वो कौन सी पार्टी के लोग थे? वो माकन साहब के आदमी नहीं थे क्या? मेरा ये कहना है कि आप अपना घर देखो साहब। मैं चाहता हूं
भारतीय जनता पार्टी चाहती है और देश चाहता है कि कांग्रेस जो इतने समय तक एक बड़ी मजबूत पार्टी रही है, वो एक अच्छे विपक्ष का भी काम करे। और वो जो काम नहीं कर पा रही है, उसका केवल और केवल एक गांधी परिवार है, ये कारण है। उसको ठीक कर लो। गांधी परिवार के अंदर भी डिस्प्यूट है। मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, कभी भी इस चुनाव में यदि हमने यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी जी को यूपी के चुनाव का लीडर बनाने में भी राहुल गांधी जी ने बहुत समय लिया। कहीं प्रियंका गांधी बड़ी नेता ना बन जाए, ये विषय में भी आपस के लोगों से पूछ लीजिए, जो हमारे कांग्रेसी मित्र हैं वो बताते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सोनिया गांधी जी भी रह गई हैं, राहुल गांधी जी भी हो गए हैं कई बार अध्यक्ष, एक बार प्रियंका जी को भी बना के देख लो। पर आप वो भी नहीं करोगे, क्योंकि वो एक अंध लोगों को, राहुल गांधी जी एक नाकामयाब व्यक्ति हैं और वो कांग्रेस को लीड नहीं कर सकते हैं। इसके जानने के बावजूद भी आप कांग्रेस को मजबूत नहीं करना चाहते। जब लीडरशिप ही नहीं मजबूत होगी तो कांग्रेस क्या मजबूत होगी। और भारत का राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में एक मजबूत लोकतंत्र की व्यवस्था है और उसकी आप दायित्व पूरा करिए। जय शाह को लेकर सवाल पूछा था महंगाई सर की उन्होंने आपसे। क्या चीज? जय शाह को लेकर सवाल पूछा था उन्होंने आपसे। देखिए, एक जय शाह की बात कर रहे हैं। देखिए, आज तक जितने लोग भी इन क्रिकेट के जो प्रधान रहे हैं, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं। राजू शुक्ला कौन थे, इनसे पूछ लीजिए। उन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेला क्या? ये जो लोग क्रिकेट में थे, उन्होंने कभी क्रिकेट खेला? ये ऑनरेबल पोस्ट है, डिसीजन दिए जाते हैं, सरकार का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऑटोमेटिक ये कहते हैं, ये एक संगठन होते हैं, तो कोई भी आ तो सकता है। यही तो मैं मैं कई कह रहा संगठनों हूँ में कि उन्होंने एक क्रिकेट नहीं खेला है ऑनरेरी और फिर भी क्रिकेट जुड़ा की हूँ। सबसे कोई बड़ी क्लब है, संस्था कोई के कहीं है, कोई सेक्रेटरी कहीं बने है। बैठे हैं। पर पल्लवी इसका जी, यही तो मतलब मैं ये कह है रहा हूँ। कि पल्लवी जी, मैं यही उसमें कह रहा वहां हूँ पे कि उन्होंने क्रिकेट क्रिकेट खेलने वाला नहीं खेला जरूरी है क्या? और क्रिकेट की पहली बार संस्था के भारतीय बड़े जनता सेक्रेटरी पार्टी की बने बैठे सरकार हैं। ने, वहां पर किसी बड़े खिलाड़ी को होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सर, हमने पैसे ही का डाला। इतना मसला है कि सौरभ उनको गांगुली उसकी को चाहत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सौरभ गांगुली को उसका हेड बनाया। आपने तो 70 भारतीय सालों में जनता एक पार्टी बार ने भी कुछ नहीं नहीं बनाया। किया। सब पॉलिटिकल पार्टी को ही डाला था वो आपने। अपनी योग्यता से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, वो अपनी योग्यता से बने हैं। 100 टेस्ट मैच में उन्होंने सब उसके भारत पहले का तो आप बना प्रतिनिधित्व देते। किया है। आपके पास 70 और साल थे ना, जय आपने शाह क्यों ने नहीं कोई आज तक क्रिकेटर बल्ला को बना पकड़ना दिया? नहीं आता उसको। वो अपने पिताजी के साहब, आप आशीर्वाद यहाँ से पे बातें जो कर रहे हो भारतीय उसी का क्रिकेट जवाब बोर्ड दे के रहा हूँ मैं। सेक्रेटरी बने हैं। वो अपने साहब, पिताजी के आपको जो आशीर्वाद से सामने भारतीय वो बोर्ड के बता रहा सेक्रेटरी बने हूँ हैं। कि और सौरभ गांगुली को भी 100 भारतीय खेलने जनता वाले पार्टी नहीं बनाया। भारत के खिलाड़ी रहे हैं। आपने तो इसलिए 70 वो साल में भारतीय कोई क्रिकेट बोर्ड भी के अध्यक्ष हैं। खिलाड़ी को नहीं बनाया। गवास्कर जी को बना देना चाहिए था, इतने अच्छे सिर्फ थे। जैसा इसलिए बने हैं क्योंकि वो अमित शाह तेंदुलकर के जी को पुत्र बना हैं। देना चाहिए था। उनको बल्ला सीधा बल्ला पकड़ के दिखा देंगे, जो कहेंगे वो कर दूंगा। अगर जयशाह जी सीधा बल्ला पकड़ के दिखा देंगे, बल्ले का सीधा कैसे पकड़ना है बल्ले को। आपको अभी वही जवाब दे रहा हूँ। आप बीच बीच में बोल रहे हो, सुन तो रहे नहीं हो। नहीं, मैं आपको बता खाली रहा हूँ, मेरी आप बात गलत सुन लो, बोलोगे उसके तो बाद मैं जवाब बोलूंगा ना देना। बीच में। आप कह रहे हो कि सौरभ आप गांगुली जवाब को सुन लो। बनाया है। अरे भाई, आप सौरभ जवाब गांगुली सुन 100 लो। टेस्ट खेलने वाले प्लेयर आपने हैं। 70 सालों में, सौरभ गांगुली सुनिए, 100 टेस्ट खेलने वाले आपकी प्लेयर हैं सरकार और थी। जयशाह अमित शाह के बेटे हैं, इसलिए सेक्रेटरी हैं। अरे कमाल यार, कर रहे अमित हो शाह आप। जी के बेटे हैं। मैं एक आप बार सौरभ कह रहा हूँ, गांगुली से आपको मुकाबला मालूम कर रहे है। हो जयशाह का। आप मेरे को एक जवाब बता दो कि 70 नहीं, सालों में आप एक पहले खिलाड़ी मेरा को जवाब आपने दिलवा दो क्यों नहीं कि क्रिकेट सौरभ बोर्ड गांगुली का ने 100 टेस्ट चेयरमैन खेले बना दिया हैं था? और जयशाह ने कितने खेले हैं? जयशाह को सीधा बल्ला पकड़ना यार, आता है, जो वो बोर्ड के वो सचिव कोई बने बैठे। एडमिनिस्ट्रेटिव, सुन तो लीजिए। आपको फिर एक क्वेश्चन का जवाब पूछ रहा हूँ। 70 सालों में कांग्रेस ने किस खिलाड़ी को इस क्रिकेट चेयरमैन का बोर्ड का अध्यक्ष बनाया? आप बताइए ना, एक नाम भी बता दीजिए। सबसे पहली बार सौरभ गांगुली को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब पूरे बोर्ड में कोई एक मेंबर हो या कोई एक इस तरीके का कार्यकर्ता हो जो ऑनरेरी पोस्ट है, सरकारें रखती है, उसमें भी रख देंगे तो आपको दिक्कत है। हमने सरकार में नहीं रखा, हमने कहीं नहीं रखा। हाँ, अरे बहुत बड़े साहब, प्लेयर हैं जयशाह, मजाक बहुत भूल बड़ी के लाते हो। खेली है आपको बड़े उन्होंने। रिमोट हाँ, केसेस मिलते हैं, यहाँ तो हाँ, ऊपर बहुत से बहुत लेकर बड़े नीचे प्लेयर हैं, तक भांग बहुत पड़ी बड़े है। प्लेयर हैं जयशाह। बिल्कुल, उनको सम्मानित करना चाहिए पूरी दुनिया में कि जिन्हों को बल्ला सीधा पकड़ना नहीं आता, वो आज बोर्ड के सेक्रेटरी बने बैठे हैं, क्योंकि वो देश के होम मिनिस्टर आप के कांग्रेस पुत्र के हैं। प्रवक्ता हो, सच्चाई है, आपको सुननी पड़ेगी, ये सच्चाई है।
इतने क्रिटिक होके क्यों बात कर अगर रहे हो, उनको इतने क्रिकेट का गुस्से में पूरा क्यों ज्ञान बात कर भी रहे हो? हो मैं तो ना, आपको तो विषय भी रख मान रहा लेता हूँ उनको हूँ कि कि पूरा आपको क्रिकेट का यदि ज्ञान भी सौरभ हो। गांगुली अच्छा लगा तो आपको पहले क्यों नहीं अच्छा लगा? 70 सालों में क्या करते रहे आप? क्या कह सब रहे हो? पूरे भारत के हर बोर्ड को, हर क्लब को आप सब लोगों ने, कांग्रेसियों लोगों ने चूस चूस के खा लिया, उसका खून पी लिया, और यहाँ हमको समझाने आए हैं हाँ, कि ठीक परिवारवाद कह रहे हो नहीं है। जनता देखती है, समझती है और देख रही है क्या हालत बना दिया आपका। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं 2-3 सरकारें बची हैं, एक राजस्थान की और एक छत्तीसगढ़ की, फिर क्या करेंगे आप? अरे चिंता ना करो, मोदी को फाड़ के फेंकेंगे, आप क्यों घबरा रहे हो? आप तमीज आप से बात घबराइए करिए। मत, यही राहुल गांधी यदि मोदी को हम फाड़ के कोई आपके फेंकेंगे, साथ आपका गलत भ्रम बात दूर नहीं कर करेंगे। रहे हैं, चिंता मत करो। चलिए, और ठीक जो है। ये आप यदि आपने शब्दों सपना का पाला सही है ना, प्रयोग नहीं तो करोगे ये सपना जो आप पाला है तो आपने, आपको हिंदू किसने राष्ट्र, ये नहीं प्रवक्ता होने बनाया वाला। है, इस भारत पे क्वेश्चन सेकुलर ही होना चाहिए। रहेगा। आप जितनी मर्जी शाखाएं लगा हमने लें, कभी जितने भी, मर्जी लोगों के कान राहुल भर लें, गांधी जी जितने बोला, मर्जी झूठ बोल लें, सोनिया गांधी जी बोला, हिंदुस्तान, भारत एक सेकुलर और मोदी देश ही को उखाड़ने रहेगा। की बात बोलते जितने हो। मर्जी दंगे फसाद करा लें, धर्म के नाम पर लोगों को भड़का ले, हिंदुस्तान में जब ये हम गांधी जी का देश है, परिवारवाद पे बात गांधी जी का करेंगे, देश रहेगा। हर किसी जब को हम अपना धर्म परिवारवाद पे मानने की बात पूरी करते आजादी हैं, मिलेगी। तब आप महंगाई ले आते एक हो। धर्म का मैं इसमें हर दिन बिल्कुल नहीं होगा। हर हर किसी को टीवी अपनी चैनल बात के ऊपर कहने की महंगाई आजादी पे जाता मिलेगी। हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्री है, दंगे पे आइए, लोकतंत्री दंगे है, पे लोकतांत्रिक राजस्थान में जो देश दंगे है, हुए 3 दिन सबको पहले, बोलने का तो अधिकार क्या किया मिलेगा। आपने? सिर्फ एक आदमी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दो लोग, चलिए, दिलीप दो यशवर्धन जी। बिजनेसमैन, दो राजनीतिक लोग, दो बिजनेसमैन इस देश को कुछ नहीं बोलते हैं, आप चलाएंगे। इनको ये समझाइए हम आपको बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि इस चैनल एक की देश डिबेट के के ऊपर। प्रधानमंत्रियों के दो ऊपर ऐसे ठीक है, लोगों शब्दों के, का ठीक प्रयोग है। ना करें। दो ठीक बड़े है, सर। बिजनेसमैनों के, पूंजीपतियों के कम से हाथ कम में इस सबको देश अब की ये तो अच्छी जनता अर्थव्यवस्था। जनादेश दे रही है सर, तो आपको नहीं, जनता तक संदेश तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना कि आप दो बिजनेसमैन की मत चलने दीजिए। आप जनता को समझाइए सर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा वक्त दीजिए, जरूर समय आएगा। दो बड़े उद्योगपति, वक्त ही पूंजीपति वक्त और है आपके पास, वक्त ही वक्त है। दो बड़े राजनीतिक इस देश को नहीं चलाएंगे। जो ये देश में होने जा रहा है, ये हम सब के लिए, उसमें मैं देश के हर एक व्यक्ति के लिए ये बात जरूरी है कि ये नहीं होना चाहिए कि दो बड़े उद्योगपति, दो बड़े राजनीतिक लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी आ जाए। ये पावर जो विकेंद्रित होनी चाहिए, सब लोगों के पावर हाथ में खाली होनी एक के हाथ में होनी जिस दिन चाहिए, राहुल गांधी के। अब ये होने जा रहा है, और जिस दिन, वो दिन दूर नहीं है जब इन सबको उखाड़ के यही देश की जनता, यही देश के लोग अपनी वोट की ताकत से, अपनी वोट की चोट से उखाड़ कर फेंक देंगे। दिलीप यशवर्धन जी, भविष्य क्या देख रहे हैं सर आप कांग्रेस पार्टी का? हाँ जी, दिलीप जी से सवाल है सर मेरा। ओके, दिलीप जी। ये रहेगी तो भविष्य निश्चित ही खराब रहेगा। और अगर ये बदलाव लेकर के आते हैं तो भविष्य फिर से रहेगा। देखिए, राजनीतिक साइकिल है, ये हमेशा घूमती है। आज 42वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, और ये पिछले 7 साल में डाली 35 साल की एफर्ट के बाद, 35 साल की जद्दोजहद के बाद 2014 से इनकी साइकिल चढ़नी शुरू हुई है, बाजार गर्म होना शुरू हुआ। यही समय एक समय इस देश में कांग्रेस का हुआ करता था। आप 1977 का दौर याद कर लीजिए। 1977 के दौर में जब जनता दल था तो 295 सीटें आई थी 1977 की चुनाव की रणनीति के बाद। इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हारी थी और जनता दल को फुल मैंडेट मिला था। लेकिन जब 3 साल बाद 1980 में दोबारा चुनाव हुए तो वही जनता दल जो 295 सीटें लेकर के आई थी, वो 31 सीटों के लिए बढ़ी, यानी कि 10% से रह गई थी, 90% बढ़ गई। तो और कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी मनोहर जोशी जी को जनता दल में निकाल दिया गया था। निष्कासन का रिजल्ट ये था कि भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से उनकी जो मेहनत थी वो हुई, और वो मेहनत 35 साल के बाद रही। इस समय भारतीय जनता पार्टी का भी यही था, जब 2 साल से हुआ करते थे और कांग्रेस इन पर हंसा करती थी और पलट गया। आज कांग्रेस के सांसद कम हो गए, भारतीय जनता पार्टी से हंस रही है, और ये दौर फिर पहुंच नहीं, कभी नहीं हंस का रहे हैं सर। अभी कुछ दिन पहले पीयूष गोयल ने बोला था कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी तो इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां उनका स्थान ले लेंगी, जो कहीं से भी सही नहीं है। मैंने अपने सेंटेंस में कहा, बड़ा शब्द, बिल्कुल मैं संघ विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैंने बिल्कुल साफ कहा कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और आप मेहनत करिए और अपना लीडरशिप बढ़ाइए। ये मेरा सेंटेंस था आज ही के डिबेट में। को बचाने के लिए सबसे पहले आरएसएस का खात्मा बहुत जरूरी है। अब आपकी इच्छा है, आप करिए, कोशिश करिए। 1925 से आज तक तो खत्म कर नहीं पाए हो,
और 100-200 साल के बाद हो सकता है मैंने कांग्रेस नहीं खत्म संघ को करना है, खत्म ये कर अपने ले। आप खत्म हो जाए, क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक रहता नहीं है, झूठ अपने आप खत्म हो जाता है। आरएसएस की 1925 से शाखाओं हैं में हम, झूठ बोलना सिखाया जाता है, 1925 कैसे से झूठ हैं बोलना है, हम, कैसे झूठ को 95 बार साल बार बना बोलना रहे हैं है। आरएसएस वो के। जो आरएसएस की शाखा लगाते थे गोडसे और करकरे, वो गांधी जी को मारने का काम उन्होंने किया। गांधी जी को मारने का तो काम आप कहीं ना उन्होंने कहीं ले जाओगे, वो भी बड़ी अच्छे से किया उन्होंने। तो कहीं ना ये कहीं उन्हीं की ले विचारधारा जाओगे। है। जो आप विषय उन्हीं टॉपिक के पर है उससे आप बोलोगे उन्हीं की नहीं। उपासना करते हैं। सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, आप संघ को उनकी समझना उपासना हो, करते हैं। ऐसे लोगों की प्रवक्ता साहब विचारधारा कांग्रेस में के, चलनी नहीं चाहिए। संघ को समझना हो तो संघ की शाखा पे आओ, संघ को समझने के लिए संघ की शाखा पर आओ। 1984 में संघ ने कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा, आप भूल गए हो। जो लोग 1984 में संघ ने, नानाजी देशमुख का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस को, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई कि कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे हैं उनसे दूर रहना है। अगर इस देश को बचाना है आएगा ये सब तो चीजें, महात्मा बहुत गांधी समय जी के लगेगा। हत्यारों से दूर रहना है। ये संघ के लोग महात्मा गांधी जी कितना के दूर रह हत्यारे सकते हैं। हो? संघ की उपासना कहीं भारत से दूर न कांग्रेस चले। पार्टी के गर्त में जाने का कारण संघ नहीं है सर। ये बात पहले आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप अपने संगठन को मजबूत करें। आपका संगठन संघ की वजह से ही कमजोर नहीं हुआ, ना ही भारतीय जनता पार्टी की या किसी अन्य पार्टी की वजह से कमजोर हुआ है। आपका जो संगठन है वो आप ही की वजह से कमजोर हो रहा है और उसे मजबूत करने की जरूरत है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया कहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परिवारवाद पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने देश की ऐसी अनेकों पार्टी को संदेश दिया कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गर्त में जा रही है, क्या वो समय रहते अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर पाएगी। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।